चलिएगा, तो अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। शाहजहाँ तो जो बैटल ऑफ सक्सेसर्स रहे, फाइनली उन बैटल ऑफ सक्सेसर्स में अप्रैल 1659 1659 में फाइनली उन बैटल्स में विजेता हो गए हैं औरंगजेब। एंड औरंगजेब डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ इम्पीरियर ऑफ इंडिया, क्लियर, और मुगल पीरियड। तो मुगल बादशाह बन गए थे 1659 में, और उस टाइम पर शाहजहाँ की मृत्यु नहीं हुई थी। देन शाहजहाँ परमानेंटली इम्प्रेशन्ड, परमानेंटली उन्हें कैद करके रखा गया इन द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा के किले में। और आगरा के किले में ही 8 साल के बाद इन 1666 1666 में ऑन 22nd ऑफ जनवरी 1666 को उनकी डेथ हो गई थी, क्लियर। ये हो गई कहानी कंप्लीट। अब कुछ और मुद्दों के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं शाहजहाँ के पीरियड की। देखो चीज़ें सीक्वेंस में चलती है, बट कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पूछी जाएंगी, क्लियर। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को निर्माण कार्य बताया, आर्किटेक्चर, उसमें थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखिए। तो आगरा की अगर बात करें, आगरा में है एक तो ताजमहल, जिसके बारे में हमने काफ़ी डीप में डिस्कस किया। सेकंड, आगरा में ही है मोती मस्जिद, मोती मॉस्क, क्लियर। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने आप लोगों को मोती मस्जिद बताई है लाल किले के अंदर, रेड फोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे मैं एक और नाम लिख देता हूँ, दिल्ली। दोनों जगह हो जाएंगी, दिल्ली और आगरा। दिल्ली में रेड फोर्ट आ जाएगा। रेड फोर्ट लगभग तैयार हुआ था 1638 में, या एंड देन रेड फोर्ट के अंदर कई सारी चीज़ें थी, दीवाने आम, दीवाने खास, एक्सेट्रा। इसके बाद रेड फोर्ट के अलावा दिल्ली में सबसे खास चीज़ आ जाती जामा मॉस्क। ये बनाई थी 1644 में, क्लियर। तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, कोई अगर गलत हो तो चीज़ों को सही कर लेना। 1638, 1644 रेड फोर्ट, लाल किला 1638 में। ताजमहल की बात की जाए तो आप लोगों ने देख लिया, ताजमहल बनकर रेडी हुआ था 1653 में। एंड मोती मॉस्क, मोती मस्जिद, ये आगरा में है। ये कहाँ पर है? आगरा में। मोती मॉस्क, इसके अलावा एक और है नगीना मॉस्क, नगीना मॉस्क एंड मोती मॉस्क, बोथ द मॉस्क्स इन आगरा एंड ऑल्सो ताजमहल ऑल्सो, क्लियर। जो मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है, क्लियर, एक मोती मस्जिद लाल किले के अंदर भी है, बट इट वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहां, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई औरंगजेब। मैंने यही कहा आप लोगों को कि औरंगजेब ने बनवाई थी ना। वो जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब के टाइम पर बनी थी। उनकी जो डॉटर थी, उनके कहने पर, उनके जिद करने पर। और ये जो मोती मस्जिद है आगरा में, ये आगरा में जो मोती मस्जिद है, ये जहां आरा की जिद पर, जहां आरा के कहने पर शाहजहां ने ही बनवाई थी, है ना। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनकी डॉटर ने बनवाई या उनकी डॉटर की जिद पर बनी मोती मस्जिद। तो दोनों मोती मस्जिद दोनों के डॉटर्स के कहने पर बनवाई गई थी। नगीना मॉस्क भी कहाँ पर है? आगरा में है, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कंस्ट्रक्शन या जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें थी वो। चलिए आगे चलते हैं अपन। ताजमहल किसने बनवाया था? सभी को पता होना चाहिए कि चीफ आर्किटेक्चर का नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। एंड सेकेंड पर्सन जो थे वो थे उस्ताद ईसा खां, क्लियर। और अहमद लाहौरी के ही बेटे ने, अहमद लाहौरी के ही पुत्र ने कंस्ट्रक्शन कराया था ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के ताजमहल का निर्माण अहमद लाहौरी के बेटे ने किया था, जो बनवाया था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में एक ताजमहल बनवाया औरंगाबाद में, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। एक्चुअली उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है बीबी का मकबरा, बट चूंकि वो ताजमहल के डिजाइन का ही बना हुआ है, इसलिए साउथ इंडिया का ताजमहल या ब्लैक ताजमहल भी या फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है उसे, क्लियर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ और मुद्दों के ऊपर। जैसे इनके समय पर, शाहजहां के समय पर जो टोटल सूबे थे वो बढ़कर हो गए थे 18 सूबे, 18 सूबे हो चुके थे। सूबे मीन्स प्रांत। कुछ टर्म्स आप लोग समझ लें।
एडमिनिस्ट्रेशन हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, बट वो कुछ पॉइंट्स जैसे 18 सूबे हैं ना। सूबे मीन्स क्या होता है, तो स्टेट या प्रांत, प्रोविंस। प्रोविंस को ही क्या कहा जाता था मुगल पीरियड में, सूबे। जो आर्म्ड जनरल हुआ करता था, जो सेनापति हुआ करता था, उसे मीर बख्शी कहा जाता था। क्लियर, सेनापति को मीर बख्शी। यहाँ पर 18 सूबे। अच्छा, अकबर के टाइम पर कितने थे? 15 थे। हालांकि कई बुक्स में ना 12 लिखे हुए थे, तो आप लोग 15 भी ध्यान रखें, 12 भी ध्यान रखें बुक्स में, क्योंकि कई जगहों पे 12 मिल जाते हैं। मैंने आप लोगों को 15 बताया, तो 15 ध्यान रखना। 15 सूबे थे किसके टाइम पर? अकबर के टाइम पर। और बाद में ये बढ़ेंगे, और औरंगजेब के टाइम पर काफी बढ़ जाएंगे, है ना, लगभग 21 हो जाएंगे औरंगजेब के टाइम पर। तो अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए, शाहजहां के टाइम पर सूबों की संख्या कितनी? 18 है, बढ़ गई है। अकबर के टाइम से सूबे बढ़ गए। हालांकि एक सूबा इनके हाथ से निकल गया। कौन सा निकला है सूबा? वो सूबा जो इनके हाथ से निकला है वो है कांधार। कांधार हाथ से निकल चुका था, हालांकि जहांगीर के टाइम से ही, इन 1622 1622 में कांधार निकल चुका था कुछ समय के लिए, और शाहजहां ने कांधार को पुनः कॉन्कर भी कर लिया था। हालांकि समझ गए, इसलिए जहांगीर के टाइम पर परमानेंटली हम नहीं पढ़ते हैं, उनके टाइम पर वो गया था, बट शाहजहां ने उसे वापस अपने एम्पायर में कॉन्कर कर लिया था। बट फिर क्या हुआ कि अगेन शाहजहां के टाइम पर ही परमानेंटली कांधार मुगलों के हाथ से निकल चुका था। क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो पूछा जाएगा कि कांधार मुगल राज्य के का हिस्सा कब नहीं था या कब वो अलग हो चुका था। तो आंसर क्या होगा? शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर ही कांधार निकल चुका था, पर्शियंस का कंट्रोल हो चुका था परमानेंटली। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनकी जो बायोग्राफी है ना, इनकी जो जीवनी है, उसका नाम है पादशाह नामा। ओसिस लाइफ स्टोरी, पादशाह नामा। इनकी जीवन गाथा को हम बोलते हैं पादशाह नामा। इट वॉज रिटन बाई अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है पादशाह नामा। दैट वॉज द लाइफ स्टोरी ऑफ शाहजहां के जीवन के ऊपर लिखी गई बुक का नाम है पादशाह नामा। अभी बाबर की जो जीवनी है, जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम पता है तुजुके बाबरी। हुमायूं के ऊपर लिखी है उन्हीं की सिस्टर ने, जिसका नाम था गुलबदन बेगम, और बुक का नाम था हुमायूं नामा। जो अकबर ने उनसे असिस्ट किया था, अकबर ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि यू हैव टू रिटन बुक ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ योर ब्रदर। तो गुलबदन बेगम को असिस्ट किया था, उनसे दरख्वास्त की थी किसने? अकबर ने। तो अकबर की दरख्वास्त पर ही उन्होंने बुक लिखी थी, और उस बुक में उन्होंने बाबर का भी जिक्र किया था। क्लियर, जो भी उन्हें याद थी, जो उनकी मेमोरी में बातें थी। देन थर्ड पर्सन जो आते हैं, थर्ड रूलर, वो आते हैं आपके अकबर। अकबर की लाइफ स्टोरी लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा है, अबुल फजल नामक उनके ही कोर्ट के पोएट, दरबार के कवि, जिन्होंने लिखी है अकबरनामा या आईने अकबरी। अबुल फजल की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने, ये बात ध्यान रखिएगा। अबुल फजल किल्ड बाई जहांगीर, जहांगीर ने हत्या कराई थी अबुल फजल की, ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। और देन फिर काफी नाराज भी हुए थे अकबर। इन 16 1602 की बात है। और फिर उन्होंने ऑर्डर भी इशू कर दिया था कि अब मेरी मुगल एम्पायर का जो सक्सेसर होगा वो ये नहीं होंगे, खुसरो खां होंगे। क्लियर, खुसरो। देन फोर्थ नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं आपके जहांगीर। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है तुजुके जहांगीरी के नाम से। और फिर पांचवें रूलर जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं शाहजहां। शाहजहां के ऊपर जो बुक लिखी है वो है पादशाह नामा। दैट वाज रिटन बाई अब्दुल हामिद लाहौरी। चलिए इनके टाइम की कुछ और घटनाओं की बात करें। इन 1630 टू 1632 बता चुका हूं, हालांकि फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये एक सेपरेट पॉइंट है, बीच में मैंने बताया होगा कहीं पर। इन 1630 1632 एक खतरनाक स्थिति का फेमाइन होता है, एक खतरनाक स्थिति का ड्रॉट पड़ता है, यानी कि अकाल आता है। क्लियर। तो इट वॉज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अ फेमाइन, एक क्या बोलते हैं, एक अकाल आया था, एक सूखा पड़ा था ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ शाहजहां। क्लियर। A famine broke out in 1630 to 1632 in Deccan, Gujarat, Khandesh. Clear? As a result of 3 main crop failure. तो कहाँ कहाँ? लगभग गुजरात और डेक्कन, है ना, खानदेश यानी बुरहानपुर वाला जो रीजन है, इन दैट एरिया इसका प्रभाव पड़ा था। और 3
बार की जो मुख्य फसलें थी, 3 टाइम। मेन जो क्रॉप थी, मेन क्रॉप मतलब जानते हैं ना, मुख्य फसल, गेहूं चना, दीज आर द मेन क्रॉप, क्योंकि यही ईटेबल होती हैं, यही खाने योग्य होती हैं। और इन फसलों का क्या हो गया था, ये फसलें खराब हो गई थी 3 बार, जिससे स्थिति काफी दयनीय थी, काफी कंडीशन खराब थी। ऐसा कहा जाता है 2 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, 20 लाख लोग मारे गए थे इन दिस फेमाइन, इन दिस ड्रोट। क्लियर? तो एक बार मैं और पढ़ देता हूं, 2 मिलियंस डेड ऑफ स्टारवेशन, भूख के मारे 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। जो ग्रोसर्स थे यानी जो विक्रेता थे, दुकान पर सामान बेचने वाले जो लोग थे, ग्रोसर्स सोल्ड डॉग्स फ्लेश, कुत्तों के मांस को बेचा जा रहा था दुकानों पर, इतना खतरनाक स्थिति थी। मिक्स्ड पाउडर्ड बोन्स विथ फ्लोर, यानी आटे में हड्डियों को पीस कर आटा बनाया जा रहा था, यानी आटे में हड्डियों का जो पाउडर है उसे मिलाया जा रहा था। क्लियर? और भी ऐसी स्थिति थी कि जिसे बोल पाना जो है मुश्किल है, काफी दयनीय स्थिति थी, आप लोग समझ सकते हैं। काफी भयंकर ये सूखा था, भयंकर ये अकाल पड़ा था। सम विलेजर्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, देयर स्ट्रीट्स फिल्ड विथ ह्यूमन कॉर्पस, पूरे के पूरे गांव जो थे, पूरे के पूरे जो गांव थे वहां पे लोगों के डेड बॉडीज थी, लोगों के शव पड़े हुए थे स्ट्रीट्स पर यानी रास्तों पर। इतनी बुरी स्थिति में ये अकाल था, ये सूखा था। इन रिस्पॉन्स टू द डिवास्टेशन शाहजहां सेटअप लंगर, अब इससे निपटने के लिए, निभरने के लिए इन्होंने लंगर का आयोजन कराया, जहां पे फ्री में भोजन प्रोवाइड कराया गया लोगों को। समझ गए? जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं इस फेमाइन के। चलिए, तो एक फेमाइन के बारे में डिस्कस किया मैंने, जो आया था शाहजहां के टाइम पर। क्लियर? देखिए, मेन चीज होती है ना कि फसल होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि इकोनॉमी उसी पर डिपेंड है। दैट टाइम जो इकोनॉमी थी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, और अगर 3 बार कोई एग्रीकल्चर की जो मेन क्रॉप से अगर वो फेल हो जाती है, तो स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। उस टाइम पर इतना स्टोरेज नहीं किया जाता था फसलों का, ऐसा नहीं था कि खूब स्टोरेज कर लिया अपन ने तो कोई टेंशन नहीं है, उस टाइम पे स्टोरेज नहीं होता था, तो स्थिति जो है अचानक से दयनीय स्थिति बन जाती थी। क्लियर? फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती थी। चलिए, अब हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि इनके समय के रिवोल्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम रिवोल्ट्स देखते हैं डेक्कन का, क्योंकि शाहजहां भी साउथ इंडिया में ही एज अ वॉयसराय के रूप में अपॉइंट किए गए थे ड्यूरिंग द रील्म ऑफ जहांगीर। तो अब क्या हुआ, डेक्कन से जब ये निकलकर शाहजहां सुल्तान बन गए, देन इन 1632 1632 में, है ना, 4 ईयर आफ्टर, क्योंकि 1628 में ही रूलर बने थे। इन 1632 शाहजहां कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस एट दौलताबाद, महाराष्ट्र के देवगिरी यानी दौलताबाद के किले को इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। क्लियर? इम्प्रेशन हुसैन शाह ऑफ निजाम शाही किंगडम ऑफ अहमदनगर में निजाम शाही वंश के जो शासक थे, जिनका नाम क्या था, हुसैन शाह, उन्हें क्या कर लिया गया, इम्प्रेशन कर लिया गया, उन्हें कैद कर लिया गया। तो 2 चीजें बताई, एक तो महाराष्ट्र में जो देवगिरी का किला था, है ना, काफी फेमस फोर्ट है देवगिरी फोर्ट, दैट वाज कैप्चर्ड बाय शाहजहां। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है, तो अहमदनगर में जो निजाम शाही डायनेस्टी, निजाम शाही किंगडम रूल किया करती है। अभी पढ़े, निजाम काफी फेमस हुए, निजाम आप लोग पता है ना, निजाम शाही जो थे वो आपके हैदराबाद वाले रीजन में भी रूल करने लगे थे। तो अहमदनगर में इन्होंने अटैक किया और हुसैन शाह जो निजाम शाही किंगडम के रूलर थे उन्हें इम्प्रेशन कर लिया, कैद कर लिया। गोलकुंडा की अगर बात की जाए, गोलकुंडा हैदराबाद वाला रीजन, गोलकुंडा सबमिटेड इन 1635 एंड देन बीजापुर इन 1636। तो इस तरह से एक एक करके इन सारे रीजन को शाहजहां ने क्या कर लिया, अपने किंगडम, अपने कंट्रोल में लिया। गोलकुंडा, देन फिर नाम क्या बताया मैंने, बीजापुर, है ना, ये और ये वाले रीजन को इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। 4 स्टेट के नाम बताए, देवगिरी, सेकेंड आता है गोलकुंडा, थर्ड आता है अहमदनगर और फोर्थ आता है बीजापुर। 36 तक ये 4 किंगडम, तभी तो बढ़ गई ना संख्या प्रांतों की, एक कम भी हुआ पर ये लोग भी तो बढ़ गए साउथ इंडिया के। इनको क्या बोलते हैं, डेक्कन सल्तनत, इन्हें क्या कहा जाता है, दक्कन सल्तनत।
और ये डेक्कन सल्तनत कब स्टेब्लिशमेंट हुए थे? व्हेन द बहमनी किंगडम वॉज डिमोलाइज्ड। जब बहमनी एम्पायर का पतन हो गया तब ही इन दक्कन के सल्तनतों का क्या हुआ था? विकास हुआ था, इनका उदय हुआ था। और आप लोग पता है बहमनी किंगडम इज फाउंडेड ड्यूरिंग द रील्म ऑफ तुगलक डायनेस्टी। इन 1347 हसन गंगू या बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह नाम से एक व्यक्ति था जिसका नाम हसन गंगू भी हुआ करता था, क्योंकि उसके गुरु थे एक ब्राह्मण जिनका नाम था गंगू। क्लियर? उन्हीं के नाम पर उसने अपना नाम गंगू या हसन गंगू रख लिया था। क्लियर? और उसी ने स्टेब्लिश किया था बहमनी किंगडम। बट ये किंगडम अच्छा खासा रूल भी करने लगा। बट आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 200 और 300 ईयर्स के बाद इस किंगडम का डिमोलाइजेशन स्टार्ट हो गया, पतन शुरू हो गया। एंड देन फाइनली दिस किंगडम इज डिवाइड इनटू फाइव स्टेट्स में डिवाइड हो गए। दीज 5 स्टेट्स आर यूनिफाइडली नोन एज डेक्कन सल्तनत। और उनके नाम पता ही है आप लोगों को। दीज आर नोन एज बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर। क्लियर? चलिए अब डेक्कन पर इन्होंने कंट्रोल किया धीरे धीरे। 36 तक डेक्कन वाला रीजन कैप्चर कर लिया। एंड शाहजहां अपॉइंटेड औरंगजेब एज वायसराय ऑफ डेक्कन, क्लियर, कंसिस्टिंग खानदेश, बरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड। तो इन्होंने अपॉइंट कर दिया औरंगजेब को। ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय औरंगजेब की, बट ही वॉज अपॉइंटेड एज द वायसराय ऑफ डेक्कन। एंड इट कंसिस्ट, डेक्कन के अलावा उसमें और क्या कंप्राइज था और किन चीजों को ऐड कर लिया था? खानदेश, बरार, तेलंगाना, है ना, और दौलताबाद। ये पूरा रीजन भी इन्हीं को दे दिया गया था। अब क्या हुआ कि यहीं पे मैंने कहा आप लोगों को कि शाहजहां ने अप्रिशिएट किया था किसे? औरंगजेब को। क्लियर? एप्रिसिएशन था औरंगजेब के लिए। एप्रिसिएशन मीन्स काफी अच्छा काम किया था उन्होंने जब वो वायसराय के रूप में साउथ इंडिया में अपॉइंटेड थे। इन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग हिज वायसरायलिटी औरंगजेब कॉन्कर्ड बेलगाम एंड देन गोलकुंडा इन 1656 तक आते आते इन्होंने और भी किंगडम्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड देन बीजापुर इन 1657। तो काफी नियंत्रण, काफी अपनी टेरिटरी को बढ़ा दिया था किसने? औरंगजेब ने। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि ही हैव गुड टैक्टिकल स्किल्स। रणनीतिक तौर पर औरंगजेब काफी स्किलफुल था, काफी निपुण व्यक्ति था। क्लियर? और कैसे वॉर किए जाते हैं, किस तरह युद्ध में लीड करना होता है, इन सारी चीजों के बारे में औरंगजेब को ठीक ठाक इंफॉर्मेशन थी। क्लियर? एक इंटेलिजेंट, शार्प और चालाक के रूप में, व्यक्ति के रूप में हम जान सकते हैं औरंगजेब को। भी डिस्कस करेंगे औरंगजेब के बारे में भी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो डेक्कन की बात होगी। दूसरी चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे सिख रिवेलियन, सिखों का विद्रोह। सिख रिवेलियन। क्लियर? सिख रिवेलियन, सिखों का विद्रोह। अब देखिए मुगलों का ना सबसे ज्यादा रिवोल्ट अगर किसी ने किया है, रिवेल अगर किसी ने किया है, तो 2 कम्युनिटी के नाम ध्यान रखना। एक तो सिख कम्युनिटी एंड सेकेंड यू ऑल नो दैट द ग्रेट मराठा रूलर। कौन है? एक तो मराठा हैं और दूसरे कौन है? सिख हैं। किनका? जिन्होंने रिवोल्ट किया है, जिनके खिलाफ रिवेलियन किया है, तो आंसर होगा मुगल्स। मुगलों का सबसे ज्यादा अगर रिवोल्ट या विद्रोह किया है किसी ने बाद में, तो सिख और मराठा, है ना। इनिशियली तो अगर देखा जाए तो सोवर्निटी एक्सेप्ट नहीं की थी किसने? सिसोदिया वंश के रूलर, है ना, महाराणा प्रताप ने। तो वो तो पर इनिशियली, भारत में अगर बात की जाए अमर सिंह, तो जहांगीर के टाइम पर 1615 में उन्होंने सोवर्निटी एक्सेप्ट कर ली थी। तो 2 कम्युनिटी हैं, एक सिख कम्युनिटी और दूसरी मराठा कम्युनिटी, जो हमेशा लड़ते रहे, हमेशा संघर्ष करते रहे मुगलों के साथ, और फाइनली इन्हें सक्सेस भी मिलती गई। क्लियर? सिख रिवेलियन की बात करते हैं।
देखिए यहाँ पे बात की जाए, अ रिवेलियन ऑफ सिख लीड बाई सिक्स्थ सिख गुरु गुरु हरगोबिंद। तो गुरु हरगोबिंद थे, हु वाज सिक्स्थ सिख गुरु। क्या नाम है? गुरु हरगोबिंद। फिफ्थ जो सिख गुरु है ना, सिख धर्म में पांचवें सिख गुरु का काफी इंपॉर्टेंस रहता है, वो वॉज गुरु अर्जुन देव। बताया मैंने, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था कि सिख गुरुओं की जो पोस्ट थी, जो पद था, उसे वंशानुगत बना दिया था। यानी कि अब जो आएंगे वो उन्हीं के परिवार, फैमिली के लोग होंगे। तो पांचवें सिख गुरु ने इसे अपना, इस पद को अपना क्या किया था, वंशानुगत बना दिया था। दूसरा, इन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए थे और राजाओं की तरह इन्होंने वस्त्र धारण किए थे ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ साधु संतों की तरह रहा करते थे। तो इन्होंने एक तो वस्त्र और शस्त्र दोनों चीजों में चेंज किया था, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने वंशानुगत किया था सीट को। क्लियर? गुरु अर्जुन देव ने। और यहीं पर अगर हम बात करें सिक्स सिख गुरु छठे, और आप लोगों को पता है अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था किसने? अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था अर्जुन देव को, हु वाज नोन एज फिफ्थ सिख गुरु, क्योंकि ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ अ रिवेलियस प्रिंस, इन्होंने ब्लेस किया था, हेल्प की थी एक विद्रोही राजकुमार की। एंड एवरीवन नोस हु वाज दिस रिवेलियस प्रिंस, हु वाज द खुसरो, है ना, प्रिंस खुसरो। खुसरो वाज द सन ऑफ जहांगीर। यहाँ पे सिक्स सिख गुरु अब रिवेल कर रहे हैं मुगल्स के अगेंस्ट में, मुगल्स के अगेंस्ट में छठे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें भी तो इनके फिफ्थ सिख गुरु की हत्या की थी ना जहांगीर ने, दैट्स व्हाई। तो ये रिवेलियन थे, विद्रोह कर रहे थे सिख गुरु। टुक प्लेस इन रिटर्न, शाहजहां ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिख टेम्पल इन लाहौर। क्लियर? जब इन्होंने ये रिवॉल्यूशन किया, रिवेल किया, देन शाहजहां ने ऑर्डर दिया कि लाहौर में जो सिख धर्म के टेम्पल्स हैं, जो भी आर्किटेक्चर्स हैं, उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जाए, उन्हें डिमोलाइज किया जाए। ये ऑर्डर दिया किसने? शाहजहां ने। इन 1628, 1628 में, इन 1628, देन 1631, 34, इस तरह से इनके बीच में काफी संघर्ष हुए, काफी युद्ध हुए। 1628, 1631, 1634, so many battles were fought between the Mughals and the Sikh। सिखों और इनके बीच में, मुगल्स के बीच में, शाहजहां के बीच में काफी युद्ध हुए। बट फाइनली द सिख वर डिफीटेड, फाइनली सिखों की हार हुई, एंड मुगल्स वर बोर्न इन दैट बैटल। मुगल्स जीत गए। इनिशियली यहाँ पे तो जीत गए हैं शाहजहां के टाइम पे, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई मुगल्स को, क्योंकि बड़ी विशाल सेना, और शाहजहां एक अच्छे टेक्टिकल पर्सन माने जाते थे, एक अच्छे उनके भी एक अच्छे आर्म्ड जनरल के रूप में जाना जाता था शाहजहां को भी, है ना। तो शाहजहां ने तो सिखों को पराजित कर दिया। एंड देन फाइनली क्या हुआ, ये जो सिक्स्थ सिख गुरु थे, इन्होंने क्या किया, इन्हें माइग्रेट करना पड़ा, इन्हें एक जगह पर जाकर छुपना पड़ा, और ये जाकर चले गए कश्मीर। कश्मीर में इन्होंने शरण ले ली थी। क्लियर? सिक्स्थ सिख गुरु ने कहां पर शरण ले ली थी? कश्मीर में। एंड इन कश्मीर ही फाउंडेड अ सिटी कीर्तिपुर। कीर्तिपुर एक सिख धर्म का एक पिलग्रिमेज माना जाता है, एक तीर्थ स्थल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कीर्तिपुर सिटी जो थी, कीर्तिपुर, ये कश्मीर में आता है, और इट वॉज फाउंडेड बाई गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने इस्टेब्लिश किया था कौन सा सिटी? कीर्तिपुर सिटी। क्लियर? चलिए, कीर्तिपुर सिटी जो सिख धर्म का एक अच्छा खासा माना जाता है पिलग्रिमेज, चलिए एक तीर्थ स्थल है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस करना था शाहजहां के बारे में। बाकी मैं बता चुका हूँ, डेथ कब हुई थी? 22 जनवरी 1666, 1666 को, एट द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा के किले में। और उन्हें दफनाया गया था कहाँ पर? उनकी बॉडी को दफनाया गया था, उनका बरियल किया गया था कहाँ पर? इन द ताजमहल, ताजमहल के अंदर ही, उनकी वाइफ की समाधि के जस्ट साइड में, है ना, मकबरे के जस्ट साइड में।
तो काफी कुछ हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट इंपीरियर ऑफ मुगल डायनेस्टी हु वाज नोन एज द सन ऑफ शाहजहां एंड यू ऑल नो हु वाज औरंगजेब। किसकी बात होगी अब होगी औरंगजेब की बात, जिसके समय पर मुगल शासन, मुगल एम्पायर, मुगलों का जो टेरिटरी थी वो काफी एक्सपांड हो गई थी। हालांकि उन्होंने जितना था उतना ही बना के रखा, बट सिक्योर रखा, सुरक्षित रखा और काफी मजबूत हो गया था मुगल पीरियड। लेकिन उन्हीं की कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही, सबसे लंबे समय तक भी रूल किया, उन्हीं की कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी रही, कुछ ऐसे उनके ऑर्डर्स रहे, कुछ ऐसी उनकी पॉलिसी रही जिससे धार्मिक कट्टरता बढ़ी, लोगों का विश्वास मुगलों के ऊपर से हट गया, हिंदुओं का विश्वास उठ गया। दैट्स वाई रिवोल्ट हुए, है ना, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। देखिए कोई भी रूलर या कोई भी राजा तब तक ही सक्सेस हो पाता है जब उसकी पब्लिक उससे क्या हो, खुश हो, पब्लिक उसका सपोर्ट करें। और अगर पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करेगी देन हाउ कैन ही सरवाइव, तब वो लंबे समय तक स्टेबल रूल कैसे कर पाएगा। और चूंकि इनकी पॉलिसी हिंदुओं के अगेंस्ट में थी, इन्होंने अगेन जजिया कर शुरू करवा दिया था, दैट्स वाई पब्लिक जो थी वो काफी नाराज थी। बट फिर भी इन्होंने आखिरी तक रूल किया, मजबूती से रूल किया। अब देखेंगे सारे प्लस और नेगेटिव सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। क्लियर।